नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर से। कॉलेज छात्रों के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला इस वक्त आया। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी। लॉकडाउन के बाद केवल फाइनल ईयर की परीक्षा होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत जारी कर दिया है आदेश। तो रायपुर से बड़ी खबर, कॉलेज के छात्रों के लिए सरकार का बड़ा फैसला है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों का एग्जाम नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद फाइनल ईयर के स्टूडेंट की परीक्षाएं होंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। और हमारी सहयोगी ऋतु इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गई हैं। जी ऋतु, क्या जानकारी? देखिए, पूरी कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। लंबे समय से खबरें आ रही थी, कभी जनरल प्रमोशन की तो कभी ऑनलाइन एग्जाम की या फिर एग्जाम्स होंगे नहीं। तो अब आज जो है स्थिति साफ हो गई है कॉलेज के एग्जाम्स को लेकर। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां जो बनेगी, अनुकूल परिस्थितियां, तब जो है फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। और अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है या तो उनको असाइनमेंट दे दिया जाए जिसके आधार पर उनको नंबर दिए जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो इंटरनल असेसमेंट उन्होंने दिए हैं उसके हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाए। तीसरा ऑप्शन ये रखा गया है कि पहले प्रीवियस जो एग्जाम्स में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स उनके लिए 3 विकल्प हैं। अब यूनिवर्सिटीज को डिसाइड करना है कि इन 3 ऑप्शंस में वो कौन से ऑप्शंस लेते हैं। और आज जो आदेश जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि इन 3 ऑप्शंस में से यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो इनमें से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं या फिर एक से ज्यादा 2 विकल्प भी चुन सकते हैं। ऋतु, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जनरल प्रमोशन नहीं कहा जाएगा। असेसमेंट से तो उनको गुजरना ही होगा, अब चाहे वो इंटरनल हो या प्रोजेक्ट के आधार पर हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये जो 3 ऑप्शंस मैंने बताए, इन तीनों ऑप्शंस पर जो है चर्चा होगी। और यूनिवर्सिटी वाले से भी हमारी बात हुई है, यूनिवर्सिटी से, तो कुलपति का ये कहना है कि कल जो ये 3 ऑप्शंस हैं उसमें जो है चर्चा की जाएगी कि इनमें से तीनों में से कौन सा एक ऑप्शन लिया जाए या फिर एक से ज्यादा 2 ऑप्शन लिए जाएं। और उस पर जो है फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स दिए जाएं। और परसों जो है इस पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कौन विकल्प लिया जाता है, कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को या तो असाइनमेंट वर्क दिया जाए या फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दिए जाए या फिर जो प्रीवियस में जो उन्होंने परीक्षा दी है इस आधार पर उनको नंबर दिए जाए। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया ऋतु आपका इस पूरी डिटेल के लिए। तो हमारी सहयोगी ऋतु बता रही थी कि लॉकडाउन के बाद में फाइनल ईयर की तो परीक्षाएं होंगी, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, पर परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा के विकल्प के तौर पर कुछ विकल्प सुझाए गए। यूनिवर्सिटी इस पर फैसला ले सकती हैं और जल्दी छात्रों को बताया जाएगा कि क्या वो इंटरनल एग्जाम या इंटरनल परफॉर्मेंस है, साल भर की परफॉर्मेंस है, या कोई प्रोजेक्ट है जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन होगा, लेकिन परीक्षा नहीं होगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों की। मध्य प्रदेश की खबरों पर आते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 194 नए मरीज आज मिले हैं प्रदेश में। इसी के साथ आंकड़ा 8,283 तक हो गया है। महामारी से अब तक 358 लोगों की मौत हुई, जबकि 5,003 लोग ऐसे हैं जो जंग जीतकर ठीक होकर घर लौटे। कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां 53 नए मरीज मिले हैं और संक्रमितों की संख्या 3,539 तक पहुंच गई। इंदौर में अब तक कुल 135 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 1,990 लोग ठीक हुए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें, यहां संक्रमितों की कुल संख्या 1,511 हो चुकी है, जबकि 963 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इंदौर भोपाल के बाद उज्जैन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस हैं। यहां पर अब तक 688 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 58 मरीजों की मौत हुई, 445 मरीज पूरी तरह ठीक हुए। वहीं बुरहानपुर में कुल मरीजों की संख्या 304 है, जिसमें से 15 लोगों की मौत हुई, जबकि 235 लोग ठीक हुए। इधर खंडवा की बात करें, कुल मरीज 248 हैं,
जिनमें से 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 206 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। लॉकडाउन 1 प्रारंभ हुआ, राज्य सरकार ने भी अपने सैंपल लेने का स्ट्रेंथ बढ़ाई है और मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट हो गई है 60.5, डिस्चार्ज केस हो गए हैं 5003 और एक्टिव केस रह गए हैं हमारे कुल 2922। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दुकानदारों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन अगर नहीं किया तो दुकान 7 दिन के लिए सील कर दी जाएगी। खरगोन का हवाला देते हुए बताया कि वहां एक दुकान से संक्रमण फैला, इसीलिए दुकान को सील किया गया। ऐसे दुकानदारों पर आगे एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने खरगोन में कोरोना फैलाने की धमकी वाला वीडियो वायरल करने वाले युवक पर भी एफआईआर दर्ज करने की बात कही। ये दोनों चीन में मेडिकल की पढ़ाई करके लौटे थे। वीडियो वायरल कर लोगों को दहशत में डाल रहे थे कि वो कोरोना को फैलाना जानते हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार कोरोना वॉलंटियर बनाने जा रही है। एनसीसी, एनएसएस और जन अभियान परिषद की मदद से सरकार जन जागरण अभियान चलाएगी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, प्रदेश में रविवार को सिर्फ 198 नए केस सामने आए। आज 194 केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस 2922 हैं। रिकवरी रेट 60% तक पहुंच चुका है। जो भी दुकानदार हैं, अनलॉक 1 में दुकानें प्रारंभ हुई हैं, बाजार छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसने नियमों का पालन नहीं किया, जो नियम बताए गए हैं अनलॉक 1 के, ये एक साथ संक्रमण उनकी दुकान के कारण से फैला। इनकी दुकान 7 दिन के लिए सील कर दी और प्रदेश के लिए भी एक सूचना जारी की है। लॉकडाउन के 4 चरणों तक महाकौशल में कोरोना मरीजों की संख्या कम रही, लेकिन अनलॉक 1 में लगभग सभी गतिविधियां खोली जा रही हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जबलपुर संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर बाहर से लौटे। छूट मिलने पर उनसे अन्य लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। इसीलिए महाकौशल के 8 जिलों में जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। क्वारंटाइन किए गए लोगों पर नजर रखी जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। पूरे महाकौशल में अभी तक 297 कोरोना मरीज मिले हैं। उसकी जो सैंपलिंग की क्षमता है उसको हम लगातार उसकी बढ़ाएंगे हर जिले की, तो काम भी होता रहे और कोरोना से भी बचे रहें। इस तरह की हम लोगों की रणनीति रहेगी और हम सेंसिटाइज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, आम नागरिकों को, जिससे हम कोरोना से बचे रहें। इंदौर में कोरोना पर प्रशासन का कोई असर नहीं दिख रहा है। हैरानी की बात यह कि लॉकडाउन में जहां पहले कोरोना से हर 3 दिन में 5 लोगों की मौत हो रही थी, वहीं चौथे लॉकडाउन में बढ़कर हर 4 दिन में 9 मौतों पर आंकड़ा पहुंच चुका है। रोजाना 2 से ज्यादा मौत दर्ज की जा रही हैं। प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर 80% शहर को सोमवार से खोल भी दिया है। कोरोना से होने वाली मौत का औसत बढ़ रहा है। पहले लॉकडाउन में 1.66 पर यह औसत था, जो चौथे लॉकडाउन तक 2.27 तक पहुंच गया। इसका खुलासा डेथ ऑडिट की रिपोर्ट से हुआ है। दरअसल सरकार ने मौत का जो ऑडिट था उसे करवाया, जिसमें 80% मृत्यु के कारण कोमॉर्बिडिटी को बताया। ज़्यादातर मामलों में मुख्य वजह डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को वजह देखा गया। इंदौर में कोरोना से हुई मौत के लिए ऑडिट करवाया गया था, जिसमें एमवाई अस्पताल के 3 डॉक्टर्स की कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की। जो डेथ के कारणों में 2 बात हमको प्राइमरीली समझ में आई, वो ये है कि एक तो उन केसेस में डेथ ज़्यादा हैं, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हैं, जिसमें कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड हाइपरटेंशन रिलेटेड इशू हैं, तो उनको अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 की ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ को मुक्त करना शुरू कर चुका है। मोती महल में बने आपदा नियंत्रण कक्ष और क्वारंटाइन सेंटर्स में ड्यूटी करने वाले 48 मेडिकल स्टाफ को उनकी मूल पदस्थापना स्थल पर ड्यूटी का आदेश मिल चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर एसके वर्मा ने पद छोड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी के चलते फैसला किया। नाम न बताने की शर्त पर अधीनस्थों ने बताया कि फार्मासिस्ट से लेकर डॉक्टर तक उनकी इच्छा अनुसार पदस्थ करने सीएमएचओ पर दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर एसके वर्मा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। सभी डॉक्टर्स को वहाँ से चूंकि डॉक्टर लिए गए थे कोविड-19 के दौरान और इंसिडेंट कमांडर्स को एज ए टीम दिए गए थे, तो चूंकि ये फीवर क्लिनिक सभी संचालित हैं तो उन डॉक्टर्स को वहाँ से निकालकर अपनी क्लिनिक से भेजा जा रहा है ताकि वे अपना काम वहाँ पर जारी रख सकें और फीवर क्लिनिक का संचालन कर सकें। भोपाल में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा योगेंद्र सोनी की पत्नी और 5 साल की बेटी ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगी है। पत्नी रेखा सोनी ने सीएम को पत्र लिखकर परिवार की मदद करने की मांग की। योगेंद्र की 5 साल की मासूम बच्ची ने वीडियो मैसेज पर मामा शिवराज से कहा, मैं पापा का सपना पूरा कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। जहांगीराबाद थाने में डायल 100 वाहन के ड्राइवर दिवंगत योगेंद्र सोनी की महीने भर पहले इलाज न मिलने से मृत्यु हो गई थी। योगेंद्र के 3 साल के बेटे, पत्नी और मां को कोरोना हो गया था। जिस दिन उनका परिवार कोरोना की जंग जीतकर घर पहुंचा, उसके दूसरे ही दिन हमीदिया अस्पताल में योगेंद्र की मृत्यु हो गई। मेरा नाम तनिष्का सोनी है, मेरे भाई का नाम कृष्णा सोनी है, मेरे पापा का नाम सर योगेंद्र प्रसाद सोनी है। मेरे पापा का सपना था मैं एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाऊं। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूं, मैं अपने आगे बढ़ना चाहती हूं। प्लीज़ मुख्यमंत्री जी आप भी हमारी मदद कीजिए। कोरोना संकट के चलते स्थगित हुए राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिर से हो चुका है और इसी महीने 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि देश के 10 राज्यों की 18 सीटों पर 19 जून को राज्यसभा का चुनाव होगा। मध्य प्रदेश की 3 सीटें भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन दाखिल किया था। बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हैं। कांग्रेस भी 2 उम्मीदवार उतार चुकी है, जिसमें से एक हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और दूसरे हैं फूल सिंह बरैया। चुनाव आयोग के मुताबिक 19 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम को 5 बजे वोटों की गिनती हो जाएगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन के बाद सरकार बदल चुकी है। राज्यसभा सीटों को लेकर समीकरण भी बदल चुके हैं। अब ये देखना होगा कि विधायकों का वोट किस पाले में पड़ता है। उम्मीदवार जीतने की तैयारी है। हमारे उम्मीदवार ही 2 है तो 2 की तैयारी 100% की तैयारी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस उपचुनाव जीतकर फिर से सत्ता वापसी की कवायद में है। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। चुनावी तैयारी के लिए हर सीट पर पार्टी नेताओं की तैनाती हो गई। वहीं प्रेमचंद गुड्डू के बाद कभी कांग्रेसी रहे नेताओं की घर वापसी की कोशिश भी हो रही। सिंधिया के बीजेपी में आने से नाराज बीजेपी नेताओं को भी रिझाने का प्रयास हो रहा है। मैं करूंगा, अभी मेरा पूरा ध्यान 24 उपचुनावों में है। मैंने पिछले 2 महीने केवल 24 विधानसभा में ध्यान दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस उपचुनावों को कितना सीरियसली ले रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के जरिए फिर से सत्ता वापसी की कवायद में जुटी है। इसकी कमान खुद कमलनाथ ने अपने हाथ में ले रखी है। सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को 24 सीटों पर जीत का जिम्मा सौंप दिया है। लखन घनघोरिया को सुर्खी, प्रियव्रत सिंह को सुवासरा, सुखदेव पांसे को सांची, सचिन यादव को मंगावली सीट, जयवर्धन सिंह को आगर, सज्जन सिंह वर्मा को सांवेर, कमलेश्वर पटेल को कोतमा, डॉक्टर गोविंद सिंह को मेहगांव और गोहद, लाखन यादव को ग्वालियर सीट पर तैनात किया है।
डॉक्टर गोविंद सिंह, लाखन सिंह यादव और रामनिवास रावत को ग्वालियर चंबल के 16 सीटों पर जीत का जिम्मा सौंपा गया है। 24 विधानसभा के उपचुनावों की अच्छी तैयारी है। हम किसी मुगालते में नहीं हैं या हम किसी और के भरोसे नहीं हैं। हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक पूर्व मंत्री, कई 4-4 विधायकों की, कुछ वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी हमने लगा दी है। पोलिंग बूथ तक हमारी बॉडी पूरी तैयार है। कांग्रेस अपने पुराने नेताओं की घर वापसी में भी जुटी है। प्रेमचंद गुड्डू की घर वापसी ने कांग्रेस का उत्साह बढ़ाया है। हालांकि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की घर वापसी पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल चौधरी राकेश सिंह के कांग्रेस वापसी पर अजय सिंह समेत दिग्विजय समर्थक नेता राजी नहीं है, लेकिन कमलनाथ को उम्मीद है कि रूठों को जल्द मना लिया जाएगा। बीजेपी के उन नेताओं को भी रिझाने की कोशिश हो रही है जो सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट का दावा है कि कमलनाथ की कोशिशें नाकाम होंगी। मैं तो इस व्यक्ति का नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। इसका उत्तर ये जवाब सावेर की जनता देगी। जिस प्रकार से 4 बार विधायक सावेर की जनता ने मुझे बनाया। इधर बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं। कांग्रेस भी इसी मौके की तलाश में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बीजेपी में अंतर कलह बढ़ेगी, जिसका फायदा उसे उपचुनाव में मिलेगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी भी संशय बरकरार है। नामों पर सहमति नहीं बनी और फिलहाल इसे टलता हुआ देखा जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी कायम है। सीएम शिवराज सिंह कई दिनों से दिल्ली से पार्टी आलाकमान के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली जाने के लिए हरी झंडी नहीं मिली। इधर भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी दफ्तर में मंत्री पद के दावेदार चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। उपचुनाव में टिकट के दावेदारों से लेकर मंत्री पद के दावेदार जोर आजमाइश में जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने वालों में भांडेर से टिकट के दावेदार पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया और मंत्री पद के दावेदार ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भरत सिंह कुशवाहा, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा आज शामिल दिखे हैं। उन्होंने वीडी शर्मा से मुलाकात की, चर्चा की। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर उम्मीद जताई कि जल्दी विस्तार होगा, उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी, मेरा जो अनुभव है, मेरी जो कुछ भी इतने वर्षों का मैंने इतने वर्षों में सीखा है। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली बिल को लेकर एक बड़ा फैसला किया। छोटे उद्योगों को अप्रैल से जून महीने तक बिजली बिल पर फिक्स चार्ज में छूट दी गई है। 96 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मई, जून और जुलाई के महीनों में बिजली बिल में बड़ी राहत दी गई है। इन 3 महीनों के बिजली बिल हाफ हो जाएंगे। संबल योजना के ऐसे हितग्राही जिनका अप्रैल में बिजली बिल 100 तक आया, मई, जून और जुलाई में भी बिजली बिल 100 रुपए तक आने पर उन्हें प्रतिमाह 100 रुपए के बजाय 50 रुपए ही जमा करने होंगे। इस फैसले का लाभ करीब 60 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं 28 लाख आम उपभोक्ता जिनके अप्रैल में घरेलू कनेक्शन की बिजली बिल 100 रुपए तक आए हैं, ऐसे उपभोक्ताओं के मई, जून और जुलाई में 400 रुपए तक बिजली बिल आने पर उपभोक्ताओं को सिर्फ 100 रुपए प्रतिमाही जमा करने होंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका अप्रैल माह का बिल 100 रुपए से अधिक और 400 रुपए से कम आया है, मई, जून और जुलाई में बिल 400 रुपए से अधिक आने पर उन्हें बिल की आधी राशि ही जमा करनी होगी। ऐसे 8 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले को बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा गया है। विपक्ष का कहना है कि इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना के तहत हर वर्ग के लोगों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही थी। इस योजना को बंद करना ही सरकार की सबसे बड़ी भूल है। बिजली तो जली नहीं, दुकान चली नहीं, फिक्स चार्ज आ गए। हमने उसका भी रास्ता निकाला है। 6 किस्तों में बिना ब्याज के जब व्यवसाय चल जाएगा
तब उसकी वसूली होगी। 100 रुपया बिजली का बिल देने वाले, संबल के हितग्राही, इनके भी काम धंधे ठप रहे, इसलिए 2 महीने मई और जून का बिल उनसे 100 रुपए के स्थान पर केवल 50 रुपया लिया जाएगा। शिवराज जी ने कही है अक्टूबर के बाद देना पड़ेगा, 6 सितंबर। क्यों देना पड़ेगा भाई? जब बिजली चली नहीं, दुकान बंद है, वो फिक्स चार्ज इंस्टॉलमेंट में लेने वाली बात गलत है। ये पूरी तरह से माफ होना चाहिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया। प्रदेश में अब 10 जून तक समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। जब तक प्रदेश के हर किसान का गेहूं बिक नहीं जाता तब तक ये खरीदी जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि 31 मई तक समर्थन मूल्य पर 1 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। इधर गेहूं खरीदी पर राजनीति भी जारी है। गेहूं खरीदी को लेकर हो रही बदइंतजामी पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सीएम शिवराज सिंह के दावों के उलट किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए भटकना पड़ रहा है। गेहूं उपार्जन केंद्रों पर कहीं बारदाने की कमी है तो कहीं तुलाई की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान भीषण गर्मी में भूखा प्यासा कतार में खड़ा है। अव्यवस्था के कारण आगर मालवा में एक किसान प्रेम सिंह की मृत्यु हो गई है। देवास में भी किसान लाइन में लगे उसके प्राण निकल गए। विधायक सांसदों ने मांग की थी कि ये बढ़ाया जाए और हमने बढ़ाया, क्योंकि ये सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री तारीख नहीं, 13 कुंटल से 20 कुंटल किया, वो तारीख भी बढ़ा दी हमने, 10 जून कर दी है। और जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे, लेकिन किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, किसान को नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। देवास में किसान की मौत और उपार्जन केंद्रों में बरती जा रही लापरवाही पर कांग्रेस ने आज धरना दिया। आरोप लगाया कि उपार्जन केंद्रों पर अधिकारी भारी लापरवाही बरत रहे हैं। मैसेज आने के बावजूद किसानों को हफ्ते हफ्ते चक्कर लगवा रहे हैं। गेहूं उपार्जन केंद्रों पर पेयजल तक की व्यवस्था नहीं। किसान परेशान होकर उपार्जन केंद्रों में दम तोड़ रहे हैं। उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं, ज्यादा क्षमता के तौल कांटे लगाए जाएं। केंद्र में बारदाने की भारी कमी है। परिवहन की व्यवस्था उचित नहीं है। खरीदी केंद्रों के बाहर लंबी कतारें इसी का नतीजा हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार से बारिश में भीगे हुए गेहूं को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग कर दी। चेतावनी भी दी कि यदि किसानों की समस्या का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो फिर धरना देंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।